प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण यूरोपीय देश के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को गहरा करने के मकसद से आज यहां स्विस राष्ट्रपति जॉन श्नाइडर मान के साथ मुलाकात की। मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में बीती देर रात कतर की राजधानी दोहा से जिनेवा पहुंचे थे। स्विट्जरलैंड ने एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री का समर्थन करने की बात कही है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्विट्जरलैंड का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्विट्जरलैंड दौरे पर व्यापार और कूटनीति दोनों ही एजेंडे में प्रमुख रहे। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बैठक में काले धन और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का मसला छाया रहा। स्विट्जरलैंड ने एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए अपना समर्थन जताया, तो वहीं काले धन और कर चोरी से निपटने के लिए दोनों देशों ने साथ मिलकर काम करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। इन दोनों ही मसलों को भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। I am thankful to the President for Switzerland's understanding and support for India's membership of the Nuclear Suppliers Group. Combating the menace of black money and tax evasion is also our shared priority. We discuss the need for an early and expeditious exchange of information to bring to justice the tax offenders. स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहान स्नाइडर अम्मान ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता के बाद कहा कि उनका देश एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है। Switzerland welcomes, of course, an Indian contribution to the non-proliferation of nuclear arms in this world. भारत पिछले कुछ सालों से एनएसजी की सदस्यता के लिए जोर लगा रहा है और इस साल 22 मई को उसने इसके लिए औपचारिक आवेदन भी दिया है। भारत के इस आवेदन पर 9 जून को वियना और 24 जून को सियोल में प्लैनेटरी मीटिंग्स में विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्विट्जरलैंड की यात्रा कई मायनों में सफल साबित हुई है। जहां एक तरफ स्विट्जरलैंड के उद्योगपतियों ने भारत में निवेश को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन का मुद्दा बढ़ चढ़ करके उठाया। इस यात्रा का फोकस इस बात पर भी था कि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में प्रवेश के लिए स्विट्जरलैंड का साथ मिले, तो इस बात पर स्विट्जरलैंड ने अपना सकारात्मक रुख दिखाया है। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान भी कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई। भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर एक स्विस वोकेशनल एंड एजुकेशनल प्रशिक्षण प्रणाली की शुरुआत करने पर सहमति बनी है। भारत में स्विस पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले ही उनके ई टूरिस्ट वीजा की शुरुआत कर दी है। पीएम ने जिनेवा में कारोबारी दिग्गजों के साथ गोलमेज वार्ता भी की। इस बैठक के दौरान एबीबी, लाफार्ज, नोवार्टेस, नेस्ले समेत कई बड़ी स्विस कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत केवल $1.25 बिलियन का बाजार ही नहीं है। पीएम ने कहा कि भारत में कौशल है और यहाँ की सरकार बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने को तत्पर है। जो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है उस लेवल का स्किल डेवलपमेंट को मैं बल देना चाहता हूँ, जो मेरे देश की रिक्वायरमेंट को भी पूरे करेगा। जिस देश के पास 800 मिलियन बिलो 35 एज ग्रुप के लोग हो, वो दुनिया के वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। तो मैं भारत को उस रूप में तैयार करना चाहता हूँ। स्विट्जरलैंड की उसमें अपनी एक मास्टरी है, एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं इसको कोलैबोरेट करना चाहता हूँ और मैं आपको निमंत्रण देता हूँ उसका। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास के स्विस मॉडल को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे भारत को भी अपनाने की जरूरत पर बल दिया। पीएम ने कहा कि वो भारत में 2 या 3 स्विट्जरलैंड बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच संबंधों की चर्चा करते हुए टेनिस में मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस के साथ साझेदारी का जिक्र किया। There are many success stories of our relationship, and that has been making waves in the grand slams of the tennis world. Is the partnership of our famous Swiss player Martina Hingis with Sania Mirza and Leander Paes of India. प्रधानमंत्री मोदी ने जिनेवा में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के वैज्ञानिकों और भारतीय छात्रों से भी मुलाकात की। अफगानिस्तान, कतर और स्विट्जरलैंड की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव अमेरिका होगा। अरुण शर्मा, डीडी न्यूज, जिनेवा।
और आइए सीधे जेनेवा चलते हैं, जहां हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुनमुन, प्रधानमंत्री ने जो निमंत्रण दिया है वहां पर, चाहे वहां के कारोबारी हों या स्विट्जरलैंड की जो एक्सपर्टीज है विभिन्न क्षेत्रों में, उनका जो कौशल विकास है उस क्षेत्र में, किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिला स्विट्जरलैंड का भारत के इस निमंत्रण पर? जी नीलम, स्विट्जरलैंड की जो कंपनीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट या निवेश वहाँ कर चुकी हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े दूँ तो 220 स्विस कंपनीज ऐसी हैं जिनका किसी ना किसी तरह, चाहे जॉइंट वेंचर्स के फॉर्म में हो या फिर सब्सिडरीज के फॉर्म में हो, इंडिया में प्रेजेंस है। जहाँ तक इंडिया की बात है तो सिर्फ 2-3 सालों में, यानी 2012 से 2014 तक करीबन $1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज कर चुकी हैं स्विट्जरलैंड में। और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए जो स्विट्जरलैंड है वो वन अमंग द टॉप 5 यूरोपियन डेस्टिनेशंस है एंड वन अमंग द टॉप 10 ग्लोबल डेस्टिनेशंस है। तो ऑलरेडी जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस टाइज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। करीबन 7 साल में 2004 से 2011 तक हमने देखा कि जो ट्रेड है वो करीबन ट्रिपल हो चुका है, 3 गुना हो चुका है इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में। अभी हम ये देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो स्विट्जरलैंड के फेवर में है। आज ये स्थिति है, काफ़ी समय से स्थिति है। इसका मतलब ये कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो स्विट्जरलैंड से ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से कंपेयर करें तो। लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू स्विट्जरलैंड वो बढ़ते जा रहे हैं, इंपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं। तो एक्साइटमेंट है क्योंकि पॉसिबिलिटीज यहाँ बहुत है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया जो है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो इसलिए जो यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, वो काफ़ी एक्साइटेड हैं और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए। मुनमुन, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और जो दिल का एक तार उन्होंने जोड़ा स्विट्जरलैंड के साथ, खासतौर से मार्टिना हिंगिस, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा का जो उन्होंने उदाहरण दिया, उससे स्विस लोग किस प्रकार से लेते हैं? और खासतौर पर जब कहते हैं कि स्पोर्ट्स में अगर आप साथ साथ हैं तो फिर हर चीज में आप साथ साथ हैं, इस दृष्टिकोण से क्या कुछ आपको वहां पर देखने को मिला? जी, मैं कहूँ तो बहुत ही इमेजिनेटिव कंपैरिजन है एंड इट इज़ समथिंग दैट टचेस द हार्ट्स ऑफ पीपल, और वही यहाँ पर हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव रिसेप्शन रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस कंपैरिजन को लेके यहाँ पर। और ये एक सरप्राइज एलिमेंट था क्योंकि हमने पूरी स्पीच सुनी स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति जोहान श्नाइडर रमान की, उसमें ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट, कोई टचिंग एलिमेंट, कोई इमोशनल एलिमेंट उस तरीके से देखने को नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंटिव बातें की, इमोशंस को टच करने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने जो भी कहा वो सब बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसमें एक इमोशनल टच मिसिंग था। प्रधानमंत्री ने वो कमी पूरी कर दी जब उन्होंने कहा कि ये जो टेनिस सेंसेशंस हैं, जो पार्टनरशिप है मार्टिना हिंगिस, लिएंडर पेस और बाकी जो स्विस प्लेयर हैं उनको लेके, तो वो चीज़ काफ़ी टचिंग रही और बहुत पॉजिटिव रिसेप्शन हुआ है स्विट्जरलैंड में। जी मुनमुन, चलते चलते जो इस विजिट का सबसे बड़ा टेक अवे है वो है एनएसजी में भारत ने जो सदस्यता हासिल करना था उसको एक समर्थन जताया है स्विट्जरलैंड ने। ये अपने आप में कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता आंकी जा रही है? जी, ये सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता है क्योंकि ये जो विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्विट्जरलैंड में विजिट थी, इसका ओरिजिन ही जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के साइडलाइंस पे जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड प्रेसिडेंट जोहान श्नाइडर रमान के बीच, वहाँ से ये विजिट ओरिजिनेट हुई। तो ये विजिट का जो कॉन्टेक्स्ट था ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी से संबंधित था। अब वो बढ़ के न्यूक्लियर ट्रेड पर आ चुका है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 9 जून को वियना में एक मीटिंग है जो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनएसजी प्लीनरी सेशन, जो नॉर्मल प्लीनरी सेशन है एनएसजी का, जो सियोल में है यानी साउथ कोरिया में है, 20 जून से 24 जून तक, उससे पहले है। और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लीनरी सेशन में सारे जो एनएसजी मेंबर्स हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड भी है, मेक्सिको भी है, कुल मिला के 48 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग चाइना, ये अपना सब व्यूज़ देंगे उन सारे देशों पर जिन्होंने एनएसजी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। इंडिया उसमें से एक है, पाकिस्तान भी उसमें से एक है। और जो फाइनल एनएसजी मीटिंग होगी, जो इलैबोरेट एनएसजी प्लीनरी सेशन उसको कहा जा रहा है, जून में लेटर हाफ में, उस समय डिसीजन हो सकता है इंडिया की एनएसजी मेंबरशिप को लेके। तो आप
इमेजिन कर सकते हैं आप सब, आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़रूरी ये विजिट थी प्रधानमंत्री की और कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता है ये भारत की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनमुन भट्टाचार्य, हमसे बात करने के लिए जिनेवा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी का सदस्य बनने के प्रयासों को आज उस वक्त एक नई ताकत मिली जब स्विट्जरलैंड ने उसकी दावेदारी का समर्थन किया और दोनों देशों ने कर चोरी और काले धन की समस्या का मुकाबला करने में भी सहयोग को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ शिवशंकर मुखर्जी जी हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं और वेद जैन हैं, टैक्स के जानकार। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवशंकर मुखर्जी जी, आपसे, जिस तरह से एनएसजी की सदस्यता को लेकर जो समर्थन स्विट्जरलैंड ने दिखाया है, माना जा रहा था कि इस विजिट का ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य था जिसे लेकर चल रहे थे और उसमें सफलता मिली है। कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत इसको आप मानते हैं और इसके क्या फल या परिणाम होंगे? ये सही है कि ये फॉरेन पॉलिसी एक सक्सेस है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबरशिप भारत के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में से एक महत्ता रखता है जी। और स्विट्जरलैंड के और मेक्सिको के भी कुछ और देश हैं जिनका ऑब्जेक्शन न्यूक्लियर यूएस के साथ जो हमें वेवर मिला है उसके पश्चात भी कुछ टोटल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनका एक ही आर्ग्यूमेंट था कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं हैं। तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स, हमारे परसुएजन ने स्विट्जरलैंड को यहाँ तक पहुंचाया है कि वो आप समर्थन करने को तैयार हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये एक कदम है, ये हमारी मंजिल तक हमें अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो है इसमें वो है चाइना। और चाइना एक तो कहती है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं किया। चाइना खुद ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के भी सारे क्लॉजेस तोड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है नॉन प्रोलिफरेशन के बेंचमार्क से चीन उसमें सबसे ज्यादा गिल्टी है जी। लेकिन चीन और उससे ज्यादा ये भी कहती है, जो और भी खतरनाक है, कि अगर भारत को ये वेवर दिया जाए, भारत को मेंबरशिप दिया जाए, तो पाकिस्तान को भी देना चाहिए जी। चलिए, लेकिन ये एक कदम फॉरवर्ड है, ये एक कदम फॉरवर्ड है। हमारे साथ यहाँ वेद जैन जी बैठे हैं। वेद जैन जी, जब स्विट्जरलैंड की बात आती है तो एक आम भारतीय जनमानस में एक बात आती है कि साहब जो काला धन है वो स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है और भारत इस दृष्टि से, क्योंकि भारत की सरकार कमिटेड है कि मुझे काला धन वापस लेकर आना है और काले धन को रोकना है। आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री की इस विजिट से, खासतौर से कर चोरी करके स्विस बैंकों में पैसा जमा करना और काला धन पे कितना बड़ा कुठाराघात लग सकता है? कितनी सहमति आपको लगता है कि बनी है जिससे बात बन सकती है? देखिए, जब भी आपने ठीक कहा कि स्विट्जरलैंड की बात होती है और स्विस की बात होती है तो लोग एकदम स्विस बैंक की याद करते हैं और स्विस बैंक से याद करते हैं तो काला धन की बात होती है। और इसका कारण, मेन मुद्दा यह है कि स्विट्जरलैंड ने 1934 में कानून बनाया था जिसे स्विस बैंकिंग सीक्रेसी एक्ट कहते हैं, और जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो भी पैसा जमा होगा तो हम किसी भी तरह से उस पैसे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और उसका फायदा स्विट्जरलैंड को बहुत हुआ। स्विट्जरलैंड आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है जी। विश्व का सारा पैसा जमा हो गया वहां जाके, और भारत भी उसमें अछूता नहीं रहा। और भारत में भी जितना काला धन जनरेट हुआ और जिन लोगों को छिपाने का मुश्किल थी, तो उन्होंने सबसे ज्यादा सोचा कि स्विट्जरलैंड में जाया जाए। पिछले 4-5 सालों से डिबेट बहुत भारी चल रही है कि ये स्विट्जरलैंड में बैंकों में जितना पैसा वो लाया जाए, और काफी लोगों ने कोशिश की लाने की। और मोदी जी की सरकार आने के बाद 2 साल से, लास्ट ईयर से बहुत भारी कोशिश हो रही है कि जितना भी लोगों ने काला धन इंडियन ने वहां जमा किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आए। और एक ट्रीटी भी अमेंड हुई, उसमें भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। और अभी भी उसमें कोई ना कोई, कहीं ना कहीं मुश्किलें आती रहती हैं, कोई ना कोई इशू आते रहते हैं। तो मोदी जी की ये जो विजिट है, उन्होंने इस विजिट को यूज किया है ये इम्प्रेस करने के लिए स्विस अथॉरिटीज के लिए कि जो काला धन आपके देश में हमारे भारतीयों का जमा है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दें। और ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। जब 1934 का जो कानून था उसके तहत भी जो बैंक्रप्सी के लॉ थे, जो चीटिंग के लॉ थे, उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती थी। और अभी भी भारतीयों का कहना ये है कि जो ये पैसा जमा है ये कानून तोड़ के ले गया है, ये इलीगल मनी है, ये वहां पैसा जमा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की इस विजिट में उन्होंने ये फिर सवाल उठाए हैं, क्योंकि 2011 में जब हमने ट्रीटी अमेंड की थी तो ये तो कहा गया कि 1/4/2012 के बाद जो भी इनकम जिसके बारे में स्विट्जरलैंड के बारे में इशू है, और इंडियन अथॉरिटी और इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट उनकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगता है नाम बता के, और तब वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन उसमें अभी भी कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं, जो ऐसी कंडीशन है, जैसे कहते हैं कि इंडियन टैक्स लॉ के अंदर वो सारी
रेमेडी अवेल कर लेनी चाहिए, इंडियन लीगल प्रोसेस को एग्जॉस्ट कर लेना कुछ चाहिए। रुकावटें हैं उसमें, रुकावटें जैसे आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट में एक साल पहले केस आया था जो स्विट्जरलैंड से इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, और जब स्विट्जरलैंड और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर कर लीजिए, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में आई है, हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। उस समय भी बड़ी तकलीफें आई हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी इस विजिट में जब गए हैं, वहां मिले हैं, तो उन्होंने ये मेन मुद्दा वहां उठाया है कि ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। शिवशंकर जी, कुछ देशों के साथ स्विट्जरलैंड ऐसी संधियां रखता है जिसमें सूचनाओं का स्वतः आदान प्रदान इन मामलों में हो जाता है। कुछ देश हैं, भारत भी चाहता है कि ये ट्रीटी संभव हो। आपको क्या लग रहा है, और खास तौर से एक समझौते पर, इस तरह के एक समझौते पर बातचीत भी प्रारंभ हो रही है, कितना आप उम्मीद करते हैं कि भारत और स्विट्जरलैंड इस मसले पर सहयोग करने के लिए आपस में राजी होंगे और ये काम हो पाएगा, और खास तौर से इस विजिट से इसको कितना पुश मिलेगा फॉरवर्ड? देखिए, खेत की बात यह है कि आपके व्यूअर्स को थोड़ा हकीकत मालूम होना चाहिए। जैन साहब ने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने जो टेक्निकलिटीज बताए, जो प्रॉब्लम का जो बैकग्राउंड है और जो टेक्निकलिटीज के बीच में ये रुका हुआ है या सोल्यूशन की तरफ बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल सही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इससे थोड़ा आगे डिप्लोमेटिकली कुछ कहना चाहता हूँ। नंबर 1, काला धन जो है वो एक सप्लाई डिमांड का मामला है। हमारे देश में काले धन की इनसेशेबल डिमांड है, खासकर, और ये मुद्दे इग्नोर नहीं किए जा सकते। खास सबसे ज्यादा डिमांड है इलेक्शंस के लिए, जो हमारे देश में हर रोज कहीं ना कहीं स्टेट असेंबली या म्यूनिसिपल काउंसिल या जनरल इलेक्शन होते रहते हैं। हवाला, उसके बाद ब्लैक मनी जनरेट होता है, सारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगे हैं, एक्सपोर्ट्स को ओवर इनवॉइस करके और इंपोर्ट्स को अंडर इनवॉइस करके काला धन जनरेट करते हैं, बाहर रखते हैं। दूसरी बात सिर्फ स्विट्जरलैंड में नहीं है, स्विस बैंक का एक माहौल बन गया है कि स्विस बैंक सीक्रेसी और अकाउंट्स, लेकिन आजकल बहुत सारे टैक्स हेवन्स हैं जहां सीक्रेसी उसी तरह से है, और जहां रूल्स इतने लैक्स बना दिए गए हैं ताकि वो सिर्फ इंडिया नहीं, ड्रग्स मनी, आप ये एस्टैब्लिश्ड बैंक्स जैसे कि HSBC है, उन पर भी आरोप लग चुका है। तीसरी बात, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनमें ये क्षमता बहुत कम है ये मनी ट्रेल को फॉलो करने का है। मनी ट्रेल बड़े एक्सपर्टीज के साथ ये बाहर पैसा लाया जाता है, और जो काला धन बाहर लेके जाते हैं वो एक्चुअली इंटरेस्ट ज्यादा वहां नहीं कमा रहे, वो तो पैसे देते हैं सीक्रेसी बनाए रखने के लिए, गोपनीयता बनाए रखने के लिए, और जो हमने जैसे रूल्स बना रखे हैं वही पैसा मॉरिशस रूट से या सिंगापुर रूट से वापस आता है। जी हाँ जी। तो मेरे, और फाइनली जैन साहब ने जो कहा, जो स्विट्जरलैंड के रूल्स कानून से, सिर्फ स्विट्जरलैंड के नहीं, हर एक देश में कुछ ज्यादा कुछ कम, इससे जरा मामला बढ़ेगा नहीं। सहयोग, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहना कि हम सहयोग करेंगे, वो तो मदरहुड जैसी बात है, वो तो सभी कहेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि आप, जैसे इन्होंने कहा, अपने लॉज एग्जॉस्ट करिए, फिर हमारे कानून जो हैं उसके बीच में आप रिक्वेस्ट रखिए, आप नाम दीजिए और प्रोबेबल कॉज दीजिए कि ये टैक्स इवेजन हुआ है या क्रिमिनल इंटेंट हुआ है। ये सब नहीं होगा। ये जो इस प्रकार के मुल्क हैं जहां पर हम कहते हैं कि आप जो इंडियंस हैं उनका सेफ पैसा जो है वो बाहर चला जाता है, स्विट्जरलैंड का भी नाम उसमें लिया जाता है, स्विस बैंकों का नाम लिया जाता है, तो आपको क्या लग रहा है किस प्रकार के कदमों की आवश्यकता, खासतौर से जिस प्रकार से काला धन लोग अपना बाहर ले जाते हैं और सेफ हेवन में रख दे, किस तरह की स्विट्जरलैंड से किस तरह की उम्मीद हमें करनी चाहिए, खासतौर से इस प्रकार के धन को वापस लाने में या उस पर अंकुश लगाने में? देखिए, मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। स्विट्जरलैंड क्यों कैपिटल बनी फाइनेंशियल कैपिटल की, उसका मेन मुद्दा उनका सीक्रेसी लॉ और कॉन्फिडेंस इन द करेंसी एंड द सिस्टम। देखिए, ये कहना नहीं है कि भारत सब इंडिया का नहीं, और देशों का भी पैसा स्विट्जरलैंड में गया। उसका कारण यह था कि जो पैसा ब्लैक मनी का जाता है वो भी आदमी इनसिक्योर कंट्री में कभी पैसा नहीं भेजेगा, पैसा उसे भी वापस चाहिए। तो स्विट्जरलैंड इसलिए बना कि स्विट्जरलैंड ने वो सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड किया, इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस आया। आपका दूसरा इशू ये है कि जो आपका प्रश्न है कि ये कैसे समस्या हल होगी और स्विट्जरलैंड हमारी कैसे मदद कर सकता है, इसमें दो बातें हमें मान के चलनी पड़ेंगी कि जिस ब्लैक मनी की डेफिनेशन हम मानते हैं वो ब्लैक मनी है क्या ब्लैक मनी वो मनी है जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं दिया गया, या ब्लैक मनी वो मनी है जो इल गॉटन सोर्सेज से हुई है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, जो इंडिया है चाहे कोई और भी है,
उसके सोर्सेज बहुत ज्यादा जनरेशन के हैं जी। आज की डेट में करप्शन का जितना पैसा है वो इल गॉटन मनी है, वो सिस्टम में नहीं आ सकता। आपने ड्रग्स में जो पैसा कमाया वो नहीं आ सकता, आपने कोई इलीगल एक्टिविटी की है उसका पैसा आप सिस्टम में नहीं ला सकते। तो वो पहले तो आपको ब्लैक मनी के सोर्स के बारे में ढूंढने के बारे में बात करती हैं। ये जो सारा पैसा जनरेट होगा, ये पैसा किसी भी तरह से बैंकों में इंडिया में नहीं आ सकता। अब इसके जो इन्वेस्टमेंट है दो तरह से होती है, एक विदेश में और देश में। स्विट्जरलैंड का जो आज की डेट में, अब मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रीटी 2011 में अमेंडमेंट हो गई है, 2012 में जो एक्सचेंज हो रहा है, ये मुश्किल काम है आज की डेट में कोई भारतीय ये रिस्क ले कि पैसा स्विट्जरलैंड में जमा करा दे। अच्छा। तो मेरे हिसाब से ये इतना आसान नहीं है। सवाल जो आज की डेट में मोदी जी का जो इशू आया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जो कोशिश कर रहे हैं वो पुराने अकाउंटों के बारे में करिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने ये कहा है कि 1/4/2012 से पहले जो बैंक अकाउंट बंद हो गए हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन जो अकाउंट 1/4/2012 को अलाइव थे और पहले भी उनके अकाउंट में ऑपरेशन थे वो इंफॉर्मेशन आ गई है इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया शिव शंकर जी और वेद जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका।